आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी इंद्रधनुषी घोड़े भाग 4, जिसमें हम पीताश्व यानी पीले रंग के घोड़े की कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमल टंडन द्वारा लिखी कहानी पीताश्व पीले रंग का घोड़ा। इस प्रकार वे पीताश्व जो पीले रंग का प्रकाश था उसकी तलाश में दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। वे एक पहाड़ी स्थान पर रुके जो हरियाली से युक्त था। राजा चंद्रभान की नजर एक सिंह पर पड़ी जो एक निहत्थे मनुष्य पर आक्रमण करने वाला था। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और सिंह के बीच हवा में ही घायल कर दिया। चंद्रभान ने उस व्यक्ति की सहायता की व उसे अपने घोड़े पर बिठाया। वह व्यक्ति अर्ध बेहोशी की हालत में था। वेशभूषा से वह राजसी लगता था। चंद्रभान उस व्यक्ति को साथ ले आगे बढ़े। रास्ते में कुछ सैनिक दिखे जो संभवतः उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। जल्द ही चंद्रभान समरकंद नामक राज्य के राज्य महल में राजा ओमदत्त के मुख्य अतिथि के रूप में उनकी आतिथ्य का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सैनिकों की पूरी घटना बताई तो सैनिकों ने अपने राजा के प्राण बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और महल ले आए। ओमदत्त को अर्धरात्रि तक होश आया। सुबह सबसे पहले उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले से मिलने की इच्छा जताई। चंद्रभान को बुलाया गया। ओमदत्त, धन्यवाद मित्र, हमारी जान बचानी और उसे उपकार करने के लिए आपने जो हम पर किया है, हम उसका कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। वह से नरभक्षी बन गया था। नागरिकों को अकेला पाकर उन पर आक्रमण करता था। उसका पीछा करते हुए हम सैनिकों से बिछड़ गए। यदि तुम सही समय पर उस पर प्रहार न करते तो आज हम जीवित न होते। चंद्रभान, यह ईश्वर की इच्छा थी। महाराज, मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला। अभी आपको बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी थी, सो आप बच गए। धन्यवाद उस ऊपर वाले का करें। ओमदत्त, सही कहा मित्र। अब अपना परिचय दो और यहाँ हमारे राज्य पधारने का प्रयोजन कहो। तुम कोई साधारण मनुष्य तो नहीं प्रतीत होते। चंद्रभान ने बिना छुपाए अपना पूरा परिचय दिया और यहाँ आने का प्रयोजन भी बताया। ओमदत्त, पीताश्व, हमने हमारे राज्य में ऐसे अश्व की दंत कथाएं सुनी हैं, पर उसकी वास्तविकता पर हमें संदेह था। आज तुम्हारी बात सुनकर उनके सत्य होने का पता चला। यदि 2 दिव्याश्व तुम्हें मिले हैं और तीसरा भी सत्य हो सकता है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले दिन राजा ओमदत्त बिस्तर पर आराम करते हुए चंद्रभान उन्हें अपने नगर की कहानियां सुनाते हुए समय बिताया करते। ओमदत्त ने भी उन्हें अपने राज्य का इतिहास बताया। 10 साल पहले तक उनके पिता के समय में यह एक समृद्ध राज्य था, परंतु अब तक राज्य के कई हिस्से दूसरे राजाओं द्वारा हड़प लिए गए हैं। राज्य का आकार भी छोटा होता जा रहा है और पिछले 3 साल से अकाल के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। ओमदत्त 35-40 वर्षीय थे। उनके 2 पुत्र थे। सोमदत्त, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम रखा था, वीरदत्त। उनकी पत्नी अपने छोटे पुत्र को जन्म देते समय पीड़ा न सहन कर सकी और उसकी मृत्यु हो गई। सोमदत्त 15 वर्ष व वीरदत्त 10 वर्ष का था। राजा ने दूसरा विवाह न किया ताकि उनके बच्चों को पिता का पूरा स्नेह मिल सके। उनकी माता स्नेहलता ने उनके पुत्र पोतियों को पाला था। चंद्रभान के मन में समय के साथ साथ उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया तथा परेशानी जैसे चंद्रभान और उनको अपने लगने लगे थे। वो राज्य का भ्रमण करने गए तो पाया कि जनता गरीब थी, दुखी थी, अकाल के कारण परेशान थी, पर फिर भी अपने राजा से प्रेम करती थी। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत समरकंद के निवासी अपने राजा और देश के साथ खड़े थे और दुश्मनों के सामने हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें पराधीनता स्वीकार नहीं थी। चंद्रभान ने ओमदत्त की सेहत की परवाह करते हुए उनसे कई दिन तक अपनी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं ली, परंतु आखिर एक दिन अवसर पाकर वे उनसे अनुमति लेने पहुंचे। ओमदत्त उस समय अपने सभा कक्ष में एक चित्र के सामने खड़े थे। सभा कक्ष खाली था। चंद्रभान,
महाराज प्रणाम, यह चित्र तो बहुत सुंदर है, लगता है अभी बोल पड़ेगा। आपका चित्रकार बहुत गुणी है, आपका जीवंत चित्र बनाया है उसने। ओमदत्त, धोखा खा गए ना, यह चित्र मेरा नहीं, ये तो मेरे पिता राजा सोमदत्त का है। हमारी कदकाठी हमारे पिता से मिलती जुलती थी और बचपन से ही मैं पिताजी जैसा बनना चाहता था, इसीलिए उनके जैसा दिखने व चलने का प्रयास करता था। वे मेरे आदर्श थे। हमने एक बड़ा अंतर था कि वे हमेशा अपना बायां हाथ प्रयोग करते थे जबकि मैं दायां। पिताजी की इस आदत की भी मैंने बचपन से नकल करता था। एक दिन पिताजी ने समझाया कि वे मुझे स्वयं से भी बड़ा राजा बनता देखना चाहते हैं और मुझे अपनी विशेषताओं के साथ ही वो स्थान हासिल करना होगा, ना कि उनकी नकल करके। चंद्रभान, सत्य कहा उन्होंने। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, वह भिन्न विशेषताओं से युक्त होता है। वैसे हम यहाँ ये बताने आए थे कि हमारे जाने का समय हो गया है, आपकी आज्ञा चाहिए। ओमदत्त, क्या कहते हो? क्या जाना जरूरी है? ईश्वर साक्षी है, आप हमारे छोटे भाई की तरह से हो। यदि आप चाहें तो हम रोकेंगे नहीं, परंतु दिल से हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं। चंद्रभान, यह तो आपका बड़कपन है, परंतु मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। अपनी खोज खत्म कर मुझे अपने राज्य लौटना है। यदि मैं आपके किसी कार्य आ सकूं तो अवश्य आज्ञा दीजिए। ओमदत्त, अब तुम्हें भाई कहा है तो तुमसे क्या छुपाना। दरअसल हम पिताजी की आशाओं पर कभी खरे न उतर सके, इसका हमें सदा अफसोस रहा। उनके जाने के बाद राज्य को एक नौसिखिए राजा की वजह से बहुत कष्ट सहने पड़े। हम बस पिताजी के समान दिखते थे, परंतु सोच नहीं सकते थे। उनकी अकस्मात मृत्यु ने हमें तोड़ दिया। हम तैयार न थे राज्य संभालने हेतु, फलतः फालतू खर्च ज्यादा कर डाला, जैसे अपनी शान में मंदिर आदि का निर्माण करना। फलतः खजाना खाली होने लगा। जिन राजाओं को पिताजी ने जीता था, उनमें से कई राजाओं ने प्रतिरोध किया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब तक हमें भूल का आभास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। उन राजाओं को राज्य वापस पाने के लिए सेना व सेना के लिए धन की आवश्यकता थी, जो हमारे पास नहीं था। एक दिन इसी प्रकार हम अपने पिताजी के चित्र के सामने खड़े उनसे अपनी समस्या बता रहे थे। हमने अपने पिताजी के चित्र के सामने यह मुकुट उतारा और कहा कि हम इस जिम्मेदारी को उठाने की काबिल नहीं। तभी मुकुट के भीतर बने एक गुप्त छिद्र पर नजर गई। उसे थोड़े प्रयास से ही हमने खोल सके। उसे इस प्रकार बनाया गया था उसमें आसानी से खोला जा सके। उसमें पिताजी के हाथों से बना एक नक्शा था। यह किसी खजाने का नक्शा था। राजा ने अपना सोने का मुकुट उतारा। उसमें भीतर की तरफ एक सोने की चौकोर टुकड़ों इस प्रकार जोड़ा गया था कि उसमें कुछ भी छुपाया जा सकता था, जैसे कपड़े का बना एक नक्शा। हमारे पूर्वजों के गुप्त खजाने के विषय में पिताजी ने बताया था, परंतु वे मुझे वह गुप्त स्थान ना बता सके जहां वो खजाना था। शायद उन्हें भी अपने अकस्मात मृत्यु का आभास ना था। वे बस 3 दिन बीमार रहे और चौथे दिन कभी ना उठने के लिए चैन की नींद सो गए। हमारे वैद्य उनका रोग ही न पकड़ सके। चंद्रभान, यह तो बहुत दुख की बात है। फिर आपने वह खजाना खोजा? ओमदत्त, हाँ, हमने नक्शा मिलते ही खजाने की खोज की, या यूं कहें कम से कम कोशिश तो की। चलो तुम्हें दिखाते हैं ये कहाँ ले जाता है। चंद्रभान ने नक्शा देखा। कपड़े पर बना यह नक्शा विस्तार पूर्वक कितने कदम किस दिशा में चलना है यह दर्शा रहा था। यह सभा कक्ष से शुरू होकर प्राचीन काली मंदिर पर समाप्त होता था। पीछे ओमदत्त के पिता ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था जिसमें पुरखों के खजाने का जिक्र था। कुछ ही समय में वे दोनों काली मंदिर में खड़े थे। ओमदत्त ने बताया कि उन्होंने इस खजाने की खोज के लिए मंदिर की मूर्ति का विस्थापन करवाकर उसे दूसरे मंदिर में रखवा दिया। ओमदत्त, प्रजा इसके विरुद्ध थी। उनके अनुसार देवी की मूर्ति को हटाना हमारे राज्य के लिए अशुभ संकेत होगा, परंतु हमने एक न सुनी। अब हमें भी लगता है कि मूर्ति के श्राप के कारण ही हमारे राज्य में सूखा पड़ा है। हमारे राज्य में भारी अकाल व धन की अधिक कमी का कारण देवी की नाराजगी थी। मंदिर में जिस ऊंचे चबूतरे पर मूर्ति रखी थी उसके नीचे खुदाई करने पर एक कक्ष प्राप्त हुआ।
परंतु वह खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वे उस कक्ष में गए तो पाया यह 15 खंभों पर टिका एक कक्ष था जो पूरा खाली था। चंद्रभान ने चारों ओर ध्यान से देखा। चंद्रभान, निसंदेह नक्शा तो यही है, परंतु हो सकता है खजाना यहाँ से कहीं और भेज दिया गया हो या आपके पिताजी द्वारा ही समाप्त कर दिया गया हो। तो होता तो वे उस पत्र को आपके लिए क्यों छोड़ते? ओमदत्त, पत्र खजाना खत्म होने से पूर्व का होगा। वे इसे नष्ट न करना भूल गए होंगे। चंद्रभान, आपने बताया था आपके पिताजी के समय यह राज्य समृद्ध था, तो उन्होंने निश्चय ही वह खजाना समाप्त नहीं किया था। आपने ध्यान नहीं दिया। आप इस कक्ष के ऊपर की जमीन तोड़कर आए, जबकि प्राय जब कोई कक्ष बनाता है उसमें प्रवेश के लिए एक द्वार भी होता है। ओमदत्त, आप सही कह रहे हैं। दाद देता हूँ आपकी दूरदृष्टि की। आप जान लिया कि इस कक्ष में प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनवाई गई हैं। नीचे उतरने के लिए ये सीढ़ियां हमने ही बनवाई थी। चंद्रभान, हाँ, यह तो स्पष्ट है। सीढ़ियों के पत्थर मंदिर के पत्थरों से भिन्न हैं, अपेक्षाकृत नए लगते हैं। तभी मैं सोच रहा था कि यहाँ प्रवेश द्वार होना चाहिए था। यहाँ यह दीवार देखिए, यह चुनवाया गया द्वार प्रतीत होता है और यह आपके महल की दिशा में है। शायद पहली बार उस कक्ष की दीवारों पर ध्यान गया होगा ओमदत्त का। एक दीवार को देखकर लगा कि वहाँ कुछ अलग रंग के पत्थर थे। ये पत्थर किसी दरवाजे के चुनवाए जाने की ओर इशारा करते थे। ओमदत्त, हाँ, आप कह तो सही रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ द्वार था जो बाद में चुनवा दिया गया, पर यह मैंने नहीं करवाया। चंद्रभान, आपने कहा था कि आपके पिता बाएं हाथ का प्रयोग करते थे, अर्थात उनके लिए तो बायां हाथ ही दायां हाथ होगा। क्या आपने इस विधि से नक्शे का अनुसरण किया? ओमदत्त द्वारा इंकार करने पर एक बार फिर उन्होंने नक्शे का अनुसरण शुरू किया। इस बार नक्शा उल्टा पकड़ा गया। वह मंदिर से महल तक बाएं को दाएं व दायां को बायां मानकर अनुसरण किया। वे वापस सभा कक्ष में पहुंचे, अर्थात दाईं तरफ ठीक उसी दूरी पर काली मंदिर था जिस दूरी पर बाईं ओर सभा कक्ष था। सभा कक्ष के 2 द्वार थे, एक पूर्व में एक दक्षिण में। इसी प्रकार मंदिर के भी 2 द्वार थे, एक पश्चिम में एक दक्षिण में। इनकी दूरी इस प्रकार रखी गई थी कि नक्शे पर सभा कक्ष से मंदिर और मंदिर से सभा कक्ष का मार्ग एक समान था। यदि नक्शा उल्टी दिशा में अनुसरण किया जाता तो यह मंदिर से सभा तक जाता। सभा कक्ष मंदिर के मुख्य द्वार के बराबर था। अब सवाल यह था कि खजाना सभा कक्ष में कहाँ छुपाया गया था। चंद्रभान ने ध्यान से चारों ओर देखा। सभा कक्ष में एक चबूतरे पर सिंहासन रखा था। उसके दोनों ओर 2 खंभे थे। खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। चंद्रभान ने पास जाकर दोनों खंभों पर कान लगाए, फिर खटखटाया। बाईं ओर का खंभा खोखला था। कुछ प्रयास के बाद उन्होंने एक नक्काशी वाला भाग बाहर निकाल आया। अंदर 2 रस्सियां थीं। पहली रस्सी खींचने पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, परंतु दूसरी रस्सी खींचने पर सिंहासन के पीछे चबूतरा एक ओर खिसक गया और इतनी जगह बन गई कि एक मोटे से मोटा व्यक्ति भी आराम से भीतर जा सकता है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। नीचे अकूत संपदा अपनी खोज के किए जाने के इंतजार में पड़ी थी। समरकंद की किस्मत बदलने वाली थी। खजाना देखकर राजा ओमदत्त ने भावुक होकर चंद्रभान को गले लगा लिया। अब वे अपने राज्य को पुनर्गठित कर सकते थे। अगले दिन चंद्रभान अपनी यात्रा पर जाने की आज्ञा लेने पुनः पहुंचे। भरे गले से ओमदत्त उन्हें विदा करने राज्य के मुख्य प्रवेश द्वार तक आए। वहां चंद्रभान ने अपने अश्व को पुकारा। इस दौरान आकाशी स्वतंत्र रहा। उसने नगर से दूर रहना ही उचित समझा, ताकि उसके अस्तित्व के विषय में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। हरित कुछ ही क्षणों में उनके सामने आ गया। कुछ दूर जाकर जब समरकंद आंखों से ओझल हो गया तब हरित रुका। राजा कुछ समझते उससे पहले ही सामने से आते पीले अश्व पर उनकी दृष्टि गई। पीताश्व राजन, पीला रंग प्रसन्नता व उत्साह का प्रतीक है।
उत्साह तो आप में है ही, वरना इस असंभव कार्य को पूरा करने ना निकल पड़ते। आज तक एक से ज्यादा अश्व सिर्फ एक राजा ने प्राप्त किए, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। आपने एक राज्य के नागरिकों को उनकी खुशियां लौटा दी। समरकंद के छिपे खजाने को खोजकर आपने मेरा मन जीत लिया। आगे का मार्ग मैं बताता हूँ। हरित के हाथ अपने राज्य संदेश भेज दीजिए। चंद्रभान ने हरित को संदेश देकर उसकी जीन पीताश्व पर डाली और वे दक्षिण की ओर बढ़े। दक्षिण के पठारी भाग में स्थिर एक समृद्ध नगर में राजा को छोड़ पीताश्व नगर के बाहर स्थित जंगलों में गुम हो गया। पीताश्व बस इतना ही कहा था कि आपका गंतव्य यहीं स्थित है। यह थी हमारी कहानी इंद्रधनुषी घोड़े का भाग 4। आपको कहानी कैसी लिखी कमेंट करके जरूर बताइए, और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इस कहानी के भाग 5 में, तब तक के लिए राधे राधे।